हेलो माय प्यारे साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों आज लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का अर्थात रसायन विज्ञान का एनसीईआरटी इंटरनेट मॉडल पेपर 2024 के लिए जो बहुत ही मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और नोट में बता दिया गया है कि 35 का 35 सीधा परीक्षा हॉल में छपेगा। अब ऐसा क्यों? आप लोग का लग रहा होगा सर ये तो आप कैसे बोल रहे हैं, आप छापे हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल हम तो नहीं छापे हैं, लेकिन हमें इतना दिन एक्सपीरियंस के बाद मैं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन ही पूछता है जैसा क्वेश्चन टाइप किया गया है, बस वैसा ही क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं यहाँ टाइटल लिख दिया हूँ कि 35 का 35 छपेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले एक शायरी डेडिकेट करना चाहता हूँ। क्या कि तलब लग चुकी है मंजिल की तो खुद का आंख में झोंक देंगे। और ठोकरे कहती है मारा जाएगा पर हौसले कहता है देख लेंगे। तो चलिए हम लोग भी देख लेते हैं आज का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई दे रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्या कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश में भी लाइए, इसलिए मैं उनको भी मांग पूरा करने के लिए ले लाए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग बताइएगा कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। और जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो ये वाले याद करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड, मतलब रवा कितने प्रकार के होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी था 4 प्रकार का। रवा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 4 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जिनका हिंदी में अच्छा लगेगा हिंदी याद करेंगे, इंग्लिश में रहेगा और इंग्लिश याद करेंगे। बोल के H2O अर्थात बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं? तो 2 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा। अर्थात क्या हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, समझे, बर्फ में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। और जिनको इंग्लिश में पता है वो इंग्लिश याद करेंगे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फाउंड इन H2O, समझे, H2O आइस। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोला दोस्तों कि एक फराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होते हैं? कितने कूलम्ब के बराबर होते हैं? तो बता दो दोस्तों कि 3 का राइट आंसर क्या हो गया। तो ऑप्शन ए 96,500, क्या 96,500 वाट के बराबर होता है। किसको? तो वाट भी के बराबर होता है 96,500। चलिए आगे चलते हैं चौथा बोला दोस्तों, क्या बोला कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं, क्या कहते हैं? चालकता कहेंगे, प्रतिरोधात्मकता कहेंगे, या सुचालक कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो 4 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए था चालकता था कंडक्टिंग के, क्या कंडक्टेंस बोलेंगे, चालकता बोलेंगे प्रतिरोध के प्रतिलोम को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलिए धीरे धीरे कदमों से हम लोग बढ़ते हुए, एकदम टेंशन लेना नहीं है बल्कि टेंशन देना है, समझे। 5 नंबर के प्रबल वैद्युत अपघट्य में, क्या प्रबल वैद्युत अपघट्य में लिखा दिया गया है गामा एम का जो मान होता है वो क्या होता है इसका मान? तो 5 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी था। तनु को करने पर क्या होता है? घाटता। तनु करने पर क्या होता है? वो घाट जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप लोग जिनको हिंदी में आसान रहेगा हिंदी में याद करेंगे, और जिनको इंग्लिश में रहेगा वो इंग्लिश में याद कर पाएंगे। छठा बोल के रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण कौन सा अभिक्रिया अर्थात कौन सा अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात क्या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है? रासायनिक अधिशोषण हो पाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्या बोला था? लोहा का मुख्य अयस्क, क्या लोहा का मुख्य अयस्क मतलब चीप और ऑफ द आयरन, मतलब लोहा का मुख्य अयस्क कौन है? मैग्नेटाइट है, हेमाटाइट है, सीडेराइट है, या आयरन पाइराइट है। तो 7 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात हेमाटाइट। क्या लोहा का मुख्य अयस्क कौन होता है? तो Fe2O3, क्या Fe2O3 अर्थात हेमाटाइट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन पे। 8वां में क्या बोला दोस्तों कि किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है? तो 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात क्या चुंबकीय कण, क्या मैग्नेटिक पार्टिकल, इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 9वां पे। 9वें में वर्ग का कॉपर मोटे, क्या कॉपर मोटे में होता है? कॉपर मोटे में क्या क्या उपस्थित रहता है? तो 9 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा अर्थात CuS2 तथा FeS, क्या CuS2 तथा FeS उसमें उपस्थित रहता है, कॉपर मोटे में उपस्थित रहता है। चलिए आगे चलते हैं
10वां वर्ग आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त और कौन सा तत्व उपस्थित रहता है। मतलब नाइट्रोजन तो रहता ही है और उसके अतिरिक्त और दूसरा अलावा कौन रहता है। ऑक्सीजन रहता है, फास्फोरस रहता है, कार्बन रहता है या आर्गन रहता है। तो 10 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात फास्फोरस। कौन? तो आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में क्या 15 के नाइट्रोजन के अलावा और फास्फोरस भी उसमें उपस्थित रहता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 11वां क्या बोला, डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक देखिए पहले ही हम बता दिए कौन, आप लोग उसको रोग विकास संक्रमण बीमारी है, छुआछूत से क्या होता है तो संक्रमण होता है, इसलिए क्या बोलेंगे संक्रमण तत्व बोला जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए था संक्रमण तत्व, क्या ट्रांजिशनल एलिमेंट बोला जाता है। राइट आंसर ये था डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। समझे? छुआछूत जिस तरह से कोरोना बीमारी था ना, छुआछूत से हो रहा था, उसी तरह से डी ब्लॉक के तत्व सभी है संक्रमण। 12वां वर्ग जिंक है एक, जिंक एक क्या है, संक्रमण तत्व है, लैंथेनाइड है, सामान्य तत्व है या एस ब्लॉक का तत्व है। तो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए था डी ब्लॉक का तत्व है, अर्थात क्या है तो संक्रमण तत्व अर्थात डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। समझे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 13 में बोला दोस्तों क्या, चलिए थोड़ा सा छोटा कहते बोला कि Mn3+ एक औंशिक कारक है। किस प्रकार का औंशिक कारक है। तो 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात के खाली डी कक्षक के कारण, क्या खाली डी कक्षक के कारण हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 14 पे, 13 का हो गया 14 का देखिए 14 में क्या बोल रहा है। 14 में कुछ इस प्रकार से बोल रहा है K2ZN, क्या K2ZNOH कि होल फोर का आईपैक नाम का, इसका जो आईपैक नाम आईपीएसी नाम है वो क्या है दोस्तों। तो 14 का राइट आंसर आप लोग डायरेक्ट रूप से याद कर लीजिए, क्या थोड़ा सा लॉन्ग है आप लोग का, हमें पता है कि आप लोग का थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा। क्या बोल रहा है कि पोटेशियम टेट्राहाइड्रोसिजिनेट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं 15 पे क्या बोल रहा है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके देता है। अभिक्रिया करके क्या देता है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात फोस्जिन देता, क्या देता है तो फोस्जिन प्राप्त करवाता है। आगे चलते हैं 16 पे क्या बोल रहा था, थोड़ा सा लॉन्ग है। अरे लॉन्ग तो नहीं है, देखिए एग्जाम में सभी लॉन्ग और इजी दोनों पूछता है, इसलिए हम लोग का टेंशन नहीं लेना है कि लॉन्ग है, क्योंकि पूछेगा तो दोनों पूछेगा। 16 में बोल रहा कि एल्कोहल और फेनॉल बनने में एल्केन एवं एरिन का एक हाइड्रोजन किससे समस्थानिक होता है, किससे प्रतिस्थापित होता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन याद कर लीजिए ऑप्शन बी अर्थात OH, क्या OH अर्थात एल्कोहल से। OH का किसका सूत्र है दोस्तों। तो एल्कोहल का तो एल्कोहल उसमें संतृप्त रहता है। चलिए आगे चलते हैं 17 पे बोल रहा दोस्तों कि ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन क्या है, ग्लिसरॉल क्या है। तो ग्लिसरॉल किसके अंतर्गत आता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात क्या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आता है ग्लिसरॉल। चलिए आगे चलते हैं 18 पे क्या बोल रहा है कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। क्या बेंजीन का जो साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात फेनॉल होता, क्या फेनॉल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 19 पे। 19 में बोल रहे क्लोरो इथेन अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है, तो 19 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात इथेनेमिन, क्या देता है इथेनेमिन देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। क्या तो क्लोरो इथेन अमोनिया से अभिक्रिया करके इथेनेमिन देता है। चलिए आगे चलते हैं 20 पे क्या बोल रहा दोस्तों कि एमाइड LiAlH4 से अभिकृत होकर क्या देता है, एल्केन देता है, एल्किन या इमिन देता है या एल्कोहल देता है या अम्ल देता है। देखिए मैं सपोर्ट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट चैनल था गुरु मस्ती GNFT के नाम से वो कुछ टेक्निकल इशू के वजह से डिलीट हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसको GNFT क्लासेस को बता रहा हूँ कि मेरा न्यू चैनल नहीं बल्कि मेरा सेकंड चैनल है, इसलिए इसको फुल सपोर्ट करिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। तो 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा था एल्किन एमीन, क्या देता है तो एमाइड LiAlH4 को अभिकृत होकर क्या देता तो एल्किन एमीन देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 21 पे। 21 में क्या बोल रहा है कि HCOOH का आयुपैक नाम का HCOOH का IUPAC नाम क्या होता है। तो 21 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी था मिथेनोइक अम्ल, क्या बोलते हैं उसको मिथेनोइक अम्ल बोला था HCOOH का आयुपैक नेम के रूप में। चलिए आगे चलते हैं 22 पे। 22 में बोला दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का आयुपैक नाम क्या, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम
क्या होता है? तो 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात इथेन ट्राइओलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? इथेन डाइओलिक अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल का आयुपैक नाम। देखिए आयुपैक नाम से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भी याद कर लीजिएगा, वो भी कभी कभी ना मतलब हर बार करीब 2 से 4 पूछ ही देता है। चलिए आगे चलते हैं 23 पे। 23 में बोला कि मिथाइल, क्या बोला कि मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र है। मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र होता है CH3CN। क्या CH3CN होता है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी में दिया गया CH3CN मिथाइल नाइट्रोल का सूत्र होता है। चलिए आगे चलते हैं 24 पे। 24 में क्या बोल रहा है कि साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जाल में घुलनशील होता है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके बीच होता है, उसके बीच क्या होता है जिसके वजह से जाल में घुलनशील होता है। तो 24 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात हाइड्रोजन बंध। क्या उसमें हाइड्रोजन बंध बन जाता है जिसके वजह से क्या होता है जाल में वो घुल जाता है आसानी से। चलिए आगे चलते हैं 25 का, ये भी इजी है। चलिए इसको भी आप लोग HW के रूप में दे रहे हैं। क्या HW के रूप में? इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि कल का जो HW था बहुत से स्टूडेंट ने बहुत अच्छा कमेंट किए हैं, बहुत राइट कमेंट किए हैं, बहुत से किए हैं। और इसका भी आप लोग बताइएगा कि फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होता है, कमेंट के रूप में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं 26 पे। 26 में क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसैकराइड बनाता है उसको क्या कहेंगे? 3 से 10 क्या बनाता है? मोनोसैकराइड बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो 26 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात क्या ओलिगोसैकराइड बोलते। क्या ओलिगोसैकराइड बोला जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 27 पे। 27 में क्या बोल रहा है? देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों है, जिनको हिंदी में पसंद पड़ेगा हिंदी याद करेंगे और जिनको इंग्लिश में समझ में आएगा वो इंग्लिश याद करेंगे। बोल रहा अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं। पहला COOH है, मतलब क्या अमीनो अम्ल में कितना 2 को मूलक सक्रिय मूलक होता है? पहला क्या है? तो COOH है। और दूसरा क्या होता है? तो पहला तो क्या होता है दोस्तों COOH होता है, और दूसरा होता है बता दूं कि NH2 होता है, NH2 होता है। तो कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात NH2 होता है दूसरा। चलिए आगे चलते हैं 28 पे। 28 में बोला कि अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहेंगे? प्रोटीन कहेंगे, पेप्टोन्स कहेंगे, पेप्टाइड कहेंगे या डाई पेप्टाइड कहेंगे? तो 28 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात प्रोटीन बोलते। क्या अमीनो अम्ल के पॉलीमर को प्रोटीन बोला जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 29 पे। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन किसका बहुलक है? बहुत ही इजी है, एथिन का, इथिल का, एथाइन का या प्रोपिन का? पॉलीथीन बोल रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया क्या ऑप्शन बी इथिन का। क्या एथिन का पॉलीथीन बहुलक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 30 पे। 30 पे क्या बोल रहा है कि रबर स्टार्च सेलुलोज एवं प्रोटीन है। क्या है? संश्लेषित पॉलीमर है या प्राकृतिक पॉलीमर है या आंशिक संश्लेषित पॉलीमर है या इनमें से कोई नहीं अर्थात नन। तो 30 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। प्राकृतिक पॉलीमर के अंतर्गत आता है कौन कौन? तो रबर स्टार्च और सेलुलोज एवं प्रोटीन सभी नेचुरल पॉलीमर के अंतर्गत आता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी था। चलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी कंठस्थ रूप से एग्जाम में हेलने से पहले बहुत ही मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। 31 में बोला कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस एक प्रकार का क्या है? ब्यूना एन तथा ब्यूना एस एक प्रकार का क्या होता है? तो संश्लेषित रबर होता है, सिंथेटिक रबर के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 32 पे। 32 में बोला कि ज्वार कम करने में प्रयुक्त दवा को क्या कर? ज्वार को कम करने में प्रयुक्त दवा क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल बोलते हैं, एंटासिड या पीड़ाहारी एनाल्जेसिक या ज्वारहारी एंटीपायरेटिक या प्रतिजैविक एंटीबायोटिक? तो 32 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ज्वारहारी। ज्वार मतलब क्या? बुखार। ज्वार मतलब क्या? बुखार। तो बुखार को नाश करे मतलब बुखार को कम करने के लिए क्या दिया जाता है? तो ज्वारनाशी एंटीपायरेटिक दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। उसका दवा में एक आता है क्या? पैरासीटामोल उसका बहुत बेहतरीन दवा है जो ज्वर को बहुत जल्द में कम कर देता है। क्या बोला 33 में कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ में होता क्या? सोलर सेल में जो प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या पाया जाता है जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो 33 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी था ऐसा सिलिकॉन। कौन? ऐसे मतलब क्या हो गया? उसमें सिलिकॉन पाया जाता है जिसके लिए क्या? सिलिकॉन पाया जाता है जिसके लिए उसको सोलर सेल में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं 33 पे, थोड़ा सा छोटा कर दे। बोला कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुण नहीं है? अनुसंख्यक गुण नहीं है सो पूछ रहा दोस्तों, तो कौन नहीं हो गया? तो 33 का जो करेक्ट 34 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा वाष्प दाब। क्या?
वाष्प दाब है जो क्या अनुसंख्या के गुण धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं 35 पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि मात्र 35 क्वेश्चन ही लेकर आए थे, स्टार्टिंग में लिख दिए थे। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होता है? विशिष्ट चालकता का मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा से रिलेटेड, देखिए यूनिट ना दिया है, मात्रक, इकाई मतलब क्या, मात्रक और बीमा से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप लोग कंठस्थ रूप से याद कर लीजिएगा, समझे। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात क्या, ओम। क्या होता है? तो ओम पर मीटर पर सेंटीमीटर, ओम पर मीटर पर सेंटीमीटर विशिष्ट चालकता क्या होता है? तो इकाई होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे बस समाप्त हो गया, मात्र 35 ही क्वेश्चन था। और आप लोग को बता दूं, अगर पीडीएफ के लिए या कोई और भी दिक्कत हो, कोई भी और भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे। टेलीग्राम गुरु मस्ती GNMT के नाम से है, या टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।